जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल परीक्षा सर्कल पे। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट जहां पे लोगों की अंतिम उम्मीद टिकी रहती है ना, बड़ा कारगर साबित होता है। बहुत लोगों को न्याय कहीं नहीं मिलता है, लेकिन अंत में आके सुप्रीम कोर्ट उनको मतलब थाम लेता है और न्याय देता है। तो आज हम लोग इस पर फुल चर्चा करेंगे, और क्योंकि यहाँ से सवाल भी परीक्षा में पूछे जाते हैं और एक व्यक्ति को जानना भी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट कार्य कैसे करता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था, कैसे हुआ था, इनके सदस्यों की संख्या कितनी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, इनके न्यायाधीशों को अर्थात न्यायाधीशों को कैसे हटाया जा सकता है। एक एक पॉइंट पर आज बात होगी। ठीक, चलिए। तो स्थापना हुआ था सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा, हमारे संविधान में भाग 5, कहां पर, भाग 5 में इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल अनुच्छेद 124 से 147 तक में क्लियर काम बताया गया है। संविधान में भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147। अब देखते हैं कुछ स्टैटिक पॉइंट, जैसे प्रथम मुख्य न्यायाधीश। पता है, हमको उम्मीद है कि आपको पता होगा, हीरालाल जेकानिया। ठीक, हीरालाल जेकानिया प्रथम। अच्छा, प्रथम महिला न्यायाधीश। देखिए, हम डायरेक्ट लिख दिए हीरालाल जेकानिया, लेकिन यहां पर हमको न्यायमूर्ति जोड़ लेना है। न्यायमूर्ति हीरालाल जेकानिया, एस जेकानिया। बताइए भैया, पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश कौन थी? अरे कोई बताओ भाई। फातिमा बीबी, न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ये सब सवाल परीक्षा में डायरेक्ट तुरंत पूछ लेगा, मतलब स्टैटिक जीके का सवाल है। एक होता है, अच्छा वर्तमान में कोई बता दे, 91 मुख्य न्यायाधीश। भाई वर्तमान में कौन है? थोड़ा थोड़ा ये सब जानने के बाद हम लोग इसके गहराइयों में जाएंगे, एक एक टॉपिक को देखेंगे। बताओ भाई, कोई बताएगा? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना किस नंबर के थे, मतलब किस नंबर के हैं? 91। क्लियर। अब इसके आगे देखते हैं। अब देखिए, हम इसके गठन के बारे में बात करते हैं। तो आपको बताया था अभी कि 124 से 147 तक में सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूरा दिया है। ठीक, लेकिन जो अनुच्छेद 124 एक है ना, जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, देखिए इसका गठन हुआ था 24 जनवरी 1950, मतलब संविधान सभा का अंतिम दिन बैठक हुआ था, उस दिन इसका गठन कर दिया गया। लेकिन उद्घाटन जो है ना, वो 28 जनवरी को किया गया। 28 जनवरी 1950 में। देश आजाद हुआ 26 जनवरी, सॉरी, देश गणतंत्र हुआ 26 जनवरी, और 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का, स्वतंत्र भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसका उद्घाटन कर दिया गया। अब आर्टिकल 124(1) में बताया गया कि भाई एक सुप्रीम कोर्ट है जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। गौर करिएगा, तो टोटल कितने हो गए? 8। एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश, 8 हो गए। क्लियर। लेकिन इसमें यहीं पर यह बात कह दी गई कि संसद को ये अधिकार होगा
किसको? संसद को। देखिए थोड़ा सा ऊपर लेवल का यदि पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें ये सब चीज फैक्ट मायने रखता है कि किसके पास अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का, उनके वेतन बढ़ाने का, कटौती करने का। मतलब कटौती तो नहीं हो सकता सिवाय इमरजेंसी में। तो ये अधिकार किसको दिया गया? संसद को। ऑप्शन में आपको क्या रहेगा? मुख्य न्यायाधीश के पास अधिकार है, राष्ट्रपति के पास अधिकार है, मंत्रिमंडल के पास अधिकार है। तो किसके पास है? संसद के पास। संसद ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग किया और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम की संख्या अधिनियम 1956 पारित कर दिया। संसद ने क्या किया? सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 लाया और इसमें व्यवस्था किया कि अब न्यायाधीशों की संख्या जो है वो एक मुख्य न्यायाधीश हमेशा एक रहेंगे और 10 अन्य, टोटल कितने हो गए? 11। क्लियर? 1956 में कितने हो गए? 11। बाकी समय इसमें संशोधन होते गया। जैसे 1960 में 13+1 कर दिया गया, ठीक। फिर 1978 में भी संशोधन किया गया, 17+1, ठीक। फिर 1986 में 1986 में कितना हो गया? हाँ, 25+1। दिख रहा है पूरा? दिख रहा है ना? तो 1986 में 25+1, फिर 2008 30+1। अब आप लोग को बताना है कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश प्लस कितने अन्य न्यायाधीश हैं। 2008 तक तो चला गया, हम बता दिए पूरा। कोई बता दो यार, कब से हम वेट कर रहे हैं। 2019 में अंतिम बार इसमें संशोधन किया गया और कितने कर दिए गए? 33+1। तो वर्तमान में कितने मुख्य न्यायाधीश हैं, कितने अन्य न्यायाधीश हैं? 33 और टोटल न्यायाधीशों की संख्या 34। अब इससे ज्यादा जाएगा भी नहीं नीचे क्योंकि ये फाइनल हो गया। तब सब लोग बता देगा ना कैसे कैसे संशोधन हुआ है। अधिकार किसके पास है? क्लियर? आर्टिकल समझ में आया? अनुच्छेद 124(1) में अब सवाल देखिए कैसे पूछेगा। मूल संविधान में कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी? वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं? दोनों इंपॉर्टेंट है। बीच वाला आप इतना ना भी ध्यान दीजिए तो चलेगा, लेकिन यदि आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। अब देखते हैं क्या योग्यता। अब भाई न्यायाधीश बनना है तो क्या योग्यताएं रखनी चाहिए। योग्यता के बारे में बात करते हैं आज। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए? तो योग्यताओं को बताया गया है आर्टिकल 124(3) में। देखिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि आपको याद होना चाहिए। हम ये नहीं करेंगे कि 124(1), 2, 3 कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन होगा नहीं, टेंशन मत लीजिए। 124(3) में तो सबसे पहले बताया गया कि भाई आप भारत के नागरिक होने चाहिए। कहाँ की नागरिकता होनी चाहिए? भारत के न्यायाधीश बन रहे हैं तो पाकिस्तान के नागरिक को बनाएंगे नहीं। भारतीय नागरिकता होनी चाहिए। सिटीजनशिप कहाँ की होनी चाहिए? भारत की। क्लियर? दूसरा कहता है कम से कम 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रहे हो, ठीक। कम से कम आपको 5 वर्ष तक या एक से अधिक हाई कोर्ट में न्यायाधीश के पद पे रहे हो। क्लियर?
दूसरा पॉइंट। तीसरा कहता है, चलिए दो दो क्लियर हो गया कि भारत की नागरिकता होनी चाहिए, 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पे। कहां पर? हाई कोर्ट में, ध्यान दीजिएगा। अब कहता है 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में वकालत। ठीक, 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में वकालत या वकालत का कार्य किया गया हो। क्लियर? अब चौथा पॉइंट देख लेते हैं। एक लास्ट और अंतिम पॉइंट है जो कि पूछता तो नहीं है, मतलब अभी तक इससे कोई बना तो नहीं है, लेकिन बता देते हैं कि आप राष्ट्रपति के नजर में विधि के ज्ञाता हो। विधि वेत्ता, पारंगत विधि वेत्ता। हो गया। एक राष्ट्रपति मतलब एक मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? भारत की नागरिकता होनी चाहिए, क्लियर। 5 वर्ष तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहा हो हाई कोर्ट में, 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किए हो व्यक्ति, या राष्ट्रपति की नजर में एक पारंगत विधि वेत्ता, एक विधि के पूर्ण जानकार होने, मतलब अच्छे खासे जानकार होने चाहिए, और राष्ट्रपति की नजर में ऐसा हो, तब वो मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता है। यहां तक किसी को डाउट? आप कमेंट जरूर करिएगा, जहां भी दिक्कत हो हमें बताइएगा, कैसा वीडियो लग रहा है इसके बारे में बताइएगा, ठीक। और कोशिश करिए कि थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करें भाई साहब, बड़ा मजा आता है कोई शेयर करता है तो, सब्सक्राइबर बढ़ते तो और अच्छा लगता है, ठीक ना। आप देखते हैं आपका 100 नियुक्ति आ रहा है कि नहीं? अभी दिख रहा है 124(2) में आप योग्यता रख लिए, तो नियुक्ति कौन करेगा? देखिए स्टेप चल रहे हैं ना। पहले हम क्या बताए, गठन हुआ, फिर अब यदि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है तो उसमें सबसे पहले व्यक्ति को क्या होना है? योग्य होना है, तो योग्यता भी हो गई, योग्यता रख लिया। तो अब आता ही बात नियुक्ति की, क्योंकि बड़ा लंबा जाएगा, नियुक्ति प्रक्रिया है, प्रक्रिया समझना है आपको। तो साधारण भाषा में बोल देते हैं राष्ट्रपति करता है, और ऐसा ही पूछेगा क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? फटाक से मारेंगे न्यायाधीश, क्वेश्चन पूछ देगा सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश, एडहोक जज की नियुक्ति कौन करता है? तो भी मार देंगे राष्ट्रपति। गलत, ऐसा नहीं करना है, ठीक ना। देखते हैं, हमको लग रहा है थोड़ा सा रफ कर दें ऊपर का। अब देखते हैं नियुक्ति कैसे होता है। तो आपको बताएं भी कि अनुच्छेद 124(2) में बताया गया है मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। इसको गांठ बांध लीजिए, ज्यादातर सवाल यहां से पूछता है, अक्सर पूछा जाएगा कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति या अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, क्लियर। इसके लिए कॉलेजियम सिस्टम होता है। आपको इसको धीरे धीरे देखिए, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, आप इसको समझने का पूरा प्रयत्न करिएगा, और नहीं समझ में आए, हालांकि ऐसा नियत आएगा नहीं कि नहीं समझ में आया, हम बताएंगे, इतना सिंपल तरीके से बताएंगे ना, एक एक चीज समझ में आएगा। तो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम से हट के क्या किया गया कि जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होता है ना, वह सबसे मोस्ट सीनियर जज, जो सबसे सीनियर जज रहेंगे उनकी नियुक्ति की प्रथा एक विकसित हो गई कि सबसे सीनियर जज रहेगा जो, उसे मुख्य न्यायाधीश बना देंगे। ये चलता गया सीधा 1973, कब भाई साहब? 1973 में जाफर इनाम साहब थे, न्यायमूर्ति जाफर इनाम, ठीक। इनको क्या हुआ कि लकवा मार दिया, इसके कारण इनको नहीं बनाया गया मुख्य न्यायाधीश। किसको बना दिया गया? पीवी गजेंद्र
गणकर को, पीवी गजेंद्र गणकर को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। देखिए अभी तक तो यहां तक ट्विस्ट नहीं आया है, सीधा भाई इनको बनाना था लेकिन इनको लकवा मार दिया, बन गया पीवी गजेंद्र गणकर। अभी तक ठीक चल रहा था। आपको पता है इमरजेंसी के टाइम था, उसके पहले एक 1973 में ही बहुत ही फेमस केस केशवानंद भारती वाला आया था। हम लगता है बहुत ही जल्द एक इस पे भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन 1973 में जब केशवानंद भारती का केस का निर्णय आया ना, जो कि लगभग सरकार के विरुद्ध था, सरकार ने इसको ईगो पे ले लिया। अब मुख्य न्यायाधीश जिनको बनाना चाहिए उसको ना बना करके किसे बना दिया? अजीत नाथ रे। भाई साहब अब देखिए खेला यहां सुना, अजीत नाथ रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया और तर्क यह दिया गया कि 1956 में जो विधि आयोग का जो स्टेटमेंट आया था कि भाई मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सीनियरिटी के आधार पर न करके आप उनकी योग्यता और अन्य चीजों को ध्यान में रख के करिएगा, तर्क दे दिए। सवाल पूछा गया सरकार से, लेकिन जो 3 न्यायाधीश थे जिनको बनना चाहिए था वो उसको नहीं बनाया गया, तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। कौन कौन थे? जे.एस. सेटल, न्यायमूर्ति जे.एस. सेटल, देखिएगा दिख रहा है ना पूरा, के.एस. हेगड़े, और लास्ट है ए.एन. ग्रोवर। या तो इन तीनों लोग का था सीनियरिटी, लेकिन इन तीनों लोग शामिल थे किसमें? केशवानंद भारती केस में। जो 13 जजों का पैनल बना था केशवानंद भारती में, उसमें ये तीनों जज शामिल थे। तो इन लोगों को नहीं बनाया गया, अजीत नाथ रे को बना दिया गया, क्योंकि ये विपक्ष में तब सरकार के पक्ष में वोट किए थे। आपको पता है ना 6-7 का फैसला आया था, तो 6 वाले में जो फैसला था उनका इसमें था, बन गए मुख्य न्यायाधीश। इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। इसी चीज को 1978 में फिर दोहराया गया। जो मोस्ट सीनियर जज थे उनको ना बना करके एमएच वेग साहब को बना दिया गया। उस समय भी इंदिरा गांधी थी अपनी सरकार में, आयरन लेडी कहा जाता है, समझ रहे हैं ना? तो खतरनाक थी भाई साहब, बड़ा खतरनाक थी, और फैसला भी बहुत सख्ती के साथ बहुत सारे लिए हैं। लेकिन हम लोग राजनीति से हट के मुद्दे पे बात करते हैं, हम लोग को सीखना क्या है, जानना क्या है। इसके बाद क्या होता है ना, 1993 में जो न्यायाधीशों की पैनल बनती है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड जो केस चलता है, उसमें फैसला किया जाता है कि अब किसी भी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति मोस्ट सीनियर जज जो रहेंगे उन्हीं की होगी। मतलब अब इस तरह से बीच में किसी को नहीं बनाया जाएगा। अभी तक जो कहानी बताएं आप लोगों को समझ में आया या नहीं? एक एक चीज बेहतरीन तरीके से बताए हैं। यदि दिक्कत हो तो अब रिवर्स जाके इसी चीज को फिर से देखिएगा, दोबारा बताएंगे तो समय भी जाएगा ज्यादा। क्लियर? अब अगला बताते हैं। देखिए हमको लग रहा था ना कि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए थोड़ा सा लिख दिए आप लोग के लिए, और थोड़ा जल्दी बता देंगे क्योंकि लिखने में भी थोड़ा समय लगता है, वो बचेगा। तो देखते हैं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? वो भी राष्ट्रपति करेंगे, ठीक। तो अन्य न्यायाधीश जो है उनकी नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सलाह लेंगे मुख्य न्यायाधीश से। अभी तक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती थी? जो सबसे मोस्ट सीनियर जज, सबसे वरिष्ठ जज थे उनकी हो जाती थी। अब क्या होगा? अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेंगे। तो सवाल उठा कि क्या मुख्य न्यायाधीश की बात मानने के लिए राष्ट्रपति, मतलब मुख्य न्यायाधीश का बात राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है?
बड़ा डिस्कस इस पे है, आप शॉर्ट में समझ जाइए कि नहीं। किंतु यदि मुख्य न्यायाधीश परामर्श प्रक्रिया का करके, मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे, परामर्श करेंगे और 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श लेके और फिर सलाह देंगे राष्ट्रपति को, तो भाई राष्ट्रपति को बात मानना पड़ेगा। बाद में इसे और अधिक मतलब बढ़िया करके अब क्या किया गया, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश से परामर्श करना। अर्थात अब मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे कि 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करेंगे, फिर किसको देंगे सलाह, राष्ट्रपति को, और उसके बाद अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हो जाएगी। यहां तक क्लियर। कभी कभी क्या होता है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहते हैं। यदि उनका पद रिक्त है, किसी कारण से वो अनुपस्थित रहे, तो भी एक एक्टिंग चीफ जस्टिस, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का पद होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। तो जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। कब करेंगे, जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, या वो अनुपस्थित हो, या किसी कारण से अपने कार्य को करने में असमर्थ हो। यहां तक क्लियर ना। ठीक, अब आगे देखते हैं तदर्थ न्यायाधीश। यहां पर थोड़ा सा लोचा हो जाता है। जो एड होक जस्टिस होते हैं, एड होक जस्टिस या तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है, ये करते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, एक तथ्य ये भी है कि जो तदर्थ न्यायाधीश है, इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में नहीं। तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, मुख्य न्यायाधीश। हाँ, इसके लिए राष्ट्रपति से पूर्व में अनुमोदन लेना आवश्यक है। तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब होता है, जब सुप्रीम कोर्ट में किसी चीज की गढ़पूर्ति करनी हो, किसी केस में गढ़पूर्ति में कमी होती हो, तो उसके लिए जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, जिनके पास ये योग्यता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हो सकते हैं, तो उसके लिए वह नियुक्त किए जाएंगे। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना। अब आगे बताते हैं। अब देखते हैं न्यायाधीशों का हटाया जाना तो देखा जाएगा, उसके पहले कितने वर्ष के लिए न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। यहां से देखिए सवाल पूछ लेगा डायरेक्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की कितने साल के लिए नियुक्ति होती है। तो भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनना है तो 65 वर्ष तक, मतलब 65 वर्ष के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। क्लियर। हाई कोर्ट में यही 62 वर्ष के लिए, हाई कोर्ट में 62 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष। क्लियर। अब देखते हैं हटाया जाना, ये भी लोगों को थोड़ा सा दिक्कत करता है, रिमूवल ऑफ जज। तो इसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया, ऐसे नहीं है कि गए हटा दिए। सरकार जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है, इनको हटाने के लिए एक विशेष बहुमत से प्रक्रिया लानी पड़ेगी। कौन सा, मच्छर आ रहा है यार, महाभियोग। महाभियोग के लिए आर्टिकल 124(4) 124(4) में बताया गया है कि सिद्ध कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या असमर्थता, क्या भाई, सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही इनको हटाया जा सकता है। चलिए, ये बात तो लिख दिया। अब कहा कि विशेष बहुमत होनी चाहिए। क्या कहा, विशेष बहुमत। कहां पर, संसद में। तो संसद में हटाने के लिए सबसे पहले क्या आता है, प्रस्ताव। दिख रहा है ये, हटाने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव लाया गया। कहा कि किसी भी सदन में आप प्रस्ताव ला सकते हैं। संसद के दोनों सदनों में से एक होता है लोकसभा, एक राज्यसभा। ठीक, लोकसभा में भी ला सकते हैं, राज्यसभा में भी ला सकते हैं, कहीं भी लाइए। चलिए, हम लाती है। तो बोला कि लोकसभा में लाना है तो आपको कम से कम 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। चलिए, आपके पास है। यदि आप राज्यसभा में ला रहे हैं तो कम से कम 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित, पहले से ही उस पर हस्ताक्षर होगा कि 50 सदस्य इसको लाने के लिए पक्ष में है। कहां पर, राज्यसभा में। लोकसभा की बात हो रही है तो लोकसभा में 100 सदस्य होने चाहिए। यहां तक तो सब कुछ ठीक था। अब आते हैं, संसद में पेश हुआ। आपका विशेष बहुमत होनी चाहिए। देखिए, एक होता है बहुमत। बहुमत क्या होता है, मान लीजिए आपके पास 800 टोटल सदस्य हैं। बहुमत बोले तो 400 आधा प्लस 1, 401 का हो गया विशेष बहुमत। मतलब बहुमत हुआ, विशेष बहुमत नहीं।
टोटल सदस्य कितने थे? 800। अब लेकिन उस दिन उपस्थित, जिस दिन मतदान होना था उस दिन उपस्थित हुए टोटल सदस्य 600। क्लियर? मान लिया 600 सदस्य उपस्थित हुए। अब कहा कि विशेष बहुमत में क्या होता है, पहले तो कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। तो यहां पर देखिए कुल सदस्यों का बहुमत 401 आ गया। अब जो विशेष बहुमत में क्या होता है, जो मतदान करने वाले सदस्य हैं उनका 2/3। एकदम बेफिक्र के मस्त आइडिया देखिएगा, कहीं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम क्लियर होगा। अब मतदान करने वाले कितने हैं? 600। उस दिन 600 उपस्थित हुए, इसका 2/3, 2/3 निकाल लो, कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। आपको कितना चाहिए? 400 प्लस 1, 401, तब ना हो गया 2/3 बहुमत से। तो मतलब आपका या 400 2/3 2/3 तो यही हो गया 400, इधर 401, मतलब 401 सदस्यों से यदि आपको 401 सदस्यों का बहुमत मिल गया तो प्रस्ताव पास। क्लियर? कितने चाहिए? 401। क्यों भाई साहब? इसका आधा, कुल सदस्यों का आधा या तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए। यहां तक क्लियर? अब देखते हैं आगे। तो अब देखते हैं अनुच्छेद, अभी तो हटाया देख लिए। अनुच्छेद 124(5), अनुच्छेद 124(5) कहता है कि संसद को न्यायाधीशों के हटाने के संबंध में प्रक्रिया बना सकती है। जिसके संबंध में क्या हुआ, संसद ने एक प्रस्ताव लाया और उसके तहत एक बनाया न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। इसके तहत जो भी न्यायाधीश पर प्रक्रिया मतलब जिस न्यायाधीश पर प्रस्ताव आएगा कि इनको हटाया जाना है, उसके जांच के लिए यह प्रक्रिया निहित करेगा। क्लियर? अब आता है अनुच्छेद 124(6), क्या बोलता है? शपथ। तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा? हाई कोर्ट में भी वही दिलाएंगे। कौन दिलाएगा भाई साहब? राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। अनुच्छेद 124(6). शपथ का प्रारूप क्या रहेगा? अनुसूचियां हम बहुत पहले पढ़ा चुके हैं, आप नोट्स में देख सकते हैं या फिर पुराने प्ले लिस्ट में जाएंगे, उसमें देखेंगे अनुसूचियां पढ़ा है। तो अनुसूची 3 क्या बात करता है? शपथ का। अनुच्छेद नहीं लग रहा है ना, अनुच्छेद नहीं लगेगा, अनुसूची। अनुसूची 3 में क्या बात किया गया है? शपथ। ठीक, तो यही प्रारूप रहेगा और कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। क्लियर? अब देखते हैं अनुच्छेद 124(5), 6 और 124(7). ऐसा सब पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध है, तो न्यायाधीशों पर भी कुछ प्रतिबंध रहेगा। क्या प्रतिबंध है? तो यहां देखते हैं न्यायाधीशों पर क्या प्रतिबंध है। किसी न्यायालय के समक्ष वह वकालत का कार्य नहीं कर सकते हैं। भाई आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, अब वकालत का कार्य करिएगा, तो इन पे यह रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया है अनुच्छेद 124(7) के तहत। क्लियर? अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है किसी का वेतन जानना, कितना वेतन होगा, क्या कमाते होंगे, देख लेते हैं। अनुच्छेद 125 में बताया गया वेतन जो कि भारत के संचित निधि से दिया जाएगा, कितना रहेगा? मुख्य न्यायाधीश का वेतन इस समय है 2,80,000 रुपए, अन्य न्यायाधीश का वेतन है 2,50,000 रुपए। यदि कुछ ऊपर नीचे होगा ना तो आप देखकर कमेंट जरूर करिएगा, आप गूगल करके देख लीजिए। यहां तक क्लियर? अच्छा, एक चीज नहीं आया है इसमें कि अब भाई प्रतिबंध तो लगा दिए, उनको क्या छूट, क्या इम्यूनिटी प्राप्त है, क्या उन्मुक्तियां प्राप्त है? 121 में दिया है उन्मुक्तियां क्या प्राप्त है भाई साहब? संसद में मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, इनको अपने कार्यों के लिए यदि कोई कार्य कर रहे हैं, अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, तो उसके बारे में चर्चा संसद में नहीं किया जाएगा। संसद में कार्यों की चर्चा नहीं किया जाएगा। किंतु यदि इनको हटाने की बात चल रही है, यदि हटाने का प्रस्ताव लाया गया है, तब चर्चा हो सकती है। लेकिन कार्यों के निर्वहन में किया गया कोई भी कार्य, कोई भी चर्चा संसद में नहीं होगा। क्लियर ना? एक पॉइंट और है, इसको देख लेते हैं। देखिए यहां पर एक आर्टिकल छोड़ दे रहे थे, अनुच्छेद 130। हम चाहते हैं कि पूरा बता दें।
तो अनुच्छेद 130 में क्या था कि उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का स्थान क्या है? स्थान क्या रहेगा? भाई सबको पता है, बच्चे को पता है, सर्वोच्च न्यायालय के स्थान दिल्ली में है। किंतु यदि राष्ट्रपति से अनुमोदन करके सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इसकी सुनवाई अन्य जगह भी कर सकता है, भारत के किसी कोने में भी कर सकता है। अभी तक इसके दिल्ली के अलावा श्रीनगर और हैदराबाद में सुप्रीम कोर्ट का बैठक हो चुका है। अब देखिए बचा है क्या? सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार, बड़ा डिटेल में है। अब बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज है जो कि एलएलबी वाले छात्रों के लिए भी जरूरी है, जो इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या जो मतलब पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अति आवश्यक है। तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा। आप जरूर बताइएगा दोस्तों कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई अवश्य करिएगा।